गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्लास 12th का जो चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, उसके पार्ट 4 पे पहुंचे हैं। इससे पहले हम मोहनजोदारो, हड़प्पा, अलग अलग वर्क प्लेसेस जैसे कि चुन्हू, लोथल, इन सब के बारे में अच्छे से लाइन बाय लाइन आपकी बुक में जो जो दिया हुआ है वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमने अलग अलग चीजें जैसे कि कॉपर, फाइंस, गोल्ड, ये सब आखिर आता कहाँ से था। तो स्ट्रैटेजीज इन मटेरियल्स को प्रोक्योर करने की क्या थी। काफी सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन जो होती थी, यानी कि जो चीजें बनाई जाती थी, जैसे आप देख सकते हो ये एक बर्तन है। तो ये जो अलग अलग बर्तन हैं, इन्हें बनाने के लिए काफी सारे मटेरियल यूज किए जाते होंगे। कुछ तो ऐसे थे जो लोकली मिलते थे, जो आपने जैसे कि मिट्टी है, ये तो लोकली अवेलेबल है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी होते थे जो लोकली अवेलेबल नहीं होते थे और वो बाहर से लाए जाते थे, जैसे कि टिम्बर या मेटल्स। ये आउटसाइड द एलोविलियल प्लेन, यानी कि बेसिकली ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाहर से इनको लाया गया। अब कैसे लाया गया होगा, क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो हमें टेराकोटा टॉयज मिले हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी पहले मैंने आपको दिखाए थे। कुछ खिलौने तरीके के मिले हैं हमें बुलक कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी के, जिससे ये पता चलता है कि शायद बुलक कार्ट एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा होगा। ट्रांसपोर्ट क्या करता होगा, ये ट्रांसपोर्ट करता होगा लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी चीज, सबसे पहला तो हमने ट्रांसपोर्ट के लिए देख लिया बुल्लक कार्ट। दूसरे थे इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर, जैसे मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडस यानी कि सिंधु नदी के आसपास बसे हुए एरियाज में रहते थे लोग। तो रिवर से भी आप ट्रैवल कर सकते हो, तो रिवर भी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। अब जो सब कॉन्टिनेंट और उसके बाहर का एरिया था, वहां से मटेरियल कैसे लाया जाता था, आइए अब उसको समझते हैं। So Harappans procured material for craft production in various ways, जैसे कि नागेश्वर और बालकोट। ये दो एरियाज हैं, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये दोनों एरियाज समुद्र के पास हैं। समुद्र के पास होने के कारण यहाँ पे आपको शेल्स मिलते हैं। आपको मैप में दिखाते हैं ये चीज, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं हम नागेश्वर और बालकोट कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपका हड़प्पा स्टेट का मैप है, हड़प्पा साइट्स का। इसमें ये रहा नागेश्वर। तो नागेश्वर सी के बिल्कुल पास है। तो सी के पास होने के कारण आपको यहाँ पे शेल्स मिल सकते हैं समुद्र के पास। और ये रहा आपका बालाकोट। तो इन दोनों जगहों पे आपको शेल्स मिलेंगे। और शेल्स मिलने के कारण क्या होगा, यहाँ पे आप उस चीज को अलग अलग जगहों पे, सपोज चुन्हूदारों में कुछ शेल्स का काम हो रहा है और इनको जरूरत है, तो ये बालकोट से बुल्लक कार्ट के थ्रू या अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जैसे ये जा रही हैं, इनके थ्रू भी आप इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और सेम नागेश्वर से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे शेल्स बनते थे, कहाँ पे, बालकोट और नागेश्वर में। ऐसी आपको अलग अलग जगहें पता चलेंगी, जैसे हमें सबसे पहले चुन्हूदारो पता चली थी। छोटा सा एरिया था, इसे मोहनजोदारो से कंपेयर भी किया गया था। तो हमें पता चला था कि यहाँ पे शेल्स वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है नागेश्वर और बालकोट से। ऐसे ही एक शोरतुगई, शोरतुगई थोड़ा दूर है, ये अफगानिस्तान के एरिया में है। अफगानिस्तान तब नहीं था, आज के रेफरेंस में ये बता रहे हैं कि आज का जो अफगानिस्तान है उसमें एक शोरतुगई जगह है। वहां से लेपिस लेजुली, अ ब्लू स्टोन, जो कि काफी हाई वैल्यू का माना जाता है, वो यहाँ से मिलता था। तो अभी तक हमने सबसे पहले इस ही पार्ट में जो अभी समझा है वो हमने समझा, एक तो नागेश्वर और बालकोट। ये अगर आप बुलेट पॉइंट्स में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेंगे अपने हाथ से तो बहुत बेहतर रहेगा। इन दोनों जगहों से शेल्स। दूसरी चीज हमने देखी शोरतुगई, जो कि काफी दूर अफगानिस्तान में है। शोरतुगई में हमें क्या पता चला, हमें लेपिस लेजुली
जो कि काफी हाई वैल्यू का होता होगा, वो हमें वहां से मिला। तीसरी जगह अब आ रही है, वो है लोथल। लोथल आज के गुजरात में है। वहां से माना जाता है कि नियर सोर्स ऑफ कार्नियल। स्टेटाइट राजस्थान से, और मेटल्स राजस्थान और अलग अलग एरियाज में यहाँ से ये स्टेटाइट मिलता था, गुजरात और राजस्थान। स्टेटाइट वो पत्थर है जो काफी सॉफ्ट था। ये आपको मैंने पहले जब हमने लग्जरीज की बात की थी तब बताया था कि स्टेटाइट वो पत्थर है जो बहुत सॉफ्ट है और इसकी अलग अलग शेप्स में ये थोड़ा सा आप मोल्ड कर सकते हो, ये सॉफ्ट स्टोन है। और स्टेटाइट ही वो है जिससे सील्स भी बनती हैं। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा अगर ना भी याद रहे तो ये तो आप पक्का याद रख लीजिएगा। Another strategy for procuring raw material has been send expeditions to areas such as खेतरी region of Rajasthan। अब ये बड़ा जरूरी है कि खेतरी region of राजस्थान कॉपर के लिए, हम साउथ इंडिया को तो जानते ही हैं गोल्ड के लिए, तो ये दो और जगह होगी आपको याद रखनी है। साउथ इंडिया तो बहुत सिंपल है कि ये सोने के लिए जाना ही जाता है। अब ये एक्सपेडिशंस ये मानती हैं कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज होंगी, जैसे साउथ में कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे सोना बहुत ज्यादा मिल रहा है, या फिर खेतरी रीजन जो है वहाँ की कोई कम्युनिटी होगी, तो ये उनसे एक्सपेडिशन में कम्युनिकेट करते थे और फिर वहां से ये ट्रेड होता होगा। ओकेजनली हमें स्टेटाइट के माइक्रो बीट्स भी मिले हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कॉन्टैक्ट इन एरियाज के साथ। There is evidence in Khetri area of for what archaeologists called Ganeshwar Jodhpura culture। ये थोड़ा अलग है। जो खेतरी रीजन है वहां पे हमें जो चीजें देखने को मिल रही हैं राजस्थान वाले एरिया में, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से थोड़ी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई और लोग रहते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं था खेतरी एरिया, वो नॉन हड़प्पन एरिया था। और वहां की जो पॉटरी थी वो अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स, वहां पे काफी ज्यादा कॉपर मिला है। तो जो खेतरी रीजन है आप कह सकते हो कि शायद वो हड़प्पा एरिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन वहां पे कॉपर मिलती थी तो ये वहां से खरीदा करते होंगे। वहां के जो इनहेबिटेंट्स होंगे वो हड़प्पन्स को सप्लाई करते होंगे क्या, कॉपर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा वेस्ट एशिया की। अब देखने में ये भी आया है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कि आप कह रहे हो कि चलो गुजरात से राजस्थान तक में हमारा ट्रेड हो गया, ये थोड़ा अफगानिस्तान तक नहीं, काफी दूर के एरियाज तक भी कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। Recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman। ओमान से भी माना जाता है कि कॉपर लाया जाता होगा। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, chemical analysis have shown that both the Omani copper and the Harappan artifacts have traces of nickel। जो निकल के ट्रेसेस ओमान की कॉपर और हड़प्पा की कॉपर में मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि ये एक ही जगह पे बने हैं। और हमें ये भी पता चला है कि इसका मतलब इनमें कांटेक्ट होगा, कहाँ, ओमान में और हड़प्पा में। एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेसल मिली है जो कि लार्ज हड़प्पन जार है जो कोट हुआ हुआ है थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से, ओमान में मिला है। अब देखिए हड़प्पा का जार है और मिल रहा है ओमान में। हड़प्पा में यानी कि जैसे आप कह सकते हो कि वो कहीं लोथल वाले यहाँ पे हड़प्पा में कोई जार बनी और वो आपको ओमान के एरिया में मिल रही है। ये कैसे हो रहा है, इतनी दूर आपको वो चीज कैसे मिल रही है? इसका मतलब कि इनका कोई ट्रेड कॉन्टैक्ट जरूर रहा होगा। सच थिक कोटिंग प्रिवेंट्स द पर्क्यूलेशन ऑफ लिक्विड। अभी जो जार मिली है, हड़प्पन जार मिली ओमान में है, इसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले लगी हुई है। ठीक है, अब वो क्ले क्यों लगाई गई होगी? ताकि जो उसके अंदर लिक्विड है वो बाहर ना निकले, पर्क्यूलेट ना हो, उसके प्रिवेंट के लिए। तो माना जाता है इसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट भेजा जाता होगा
लिक्विड कंटेंट जिसके एक्सचेंज में ओमान के लोग उन्हें कॉपर देते होंगे। एक तरफ से हड़प्पा के लोग इनको ये जार दे देते होंगे और उसके बदले में ओमान के लोग उनको कॉपर दे देते होंगे। तो यही कुछ एक्सचेंज चलता होगा, हड़प्पा वाले जार्स दे देते होंगे और उसके बदले में ओमान वाले उनको कॉपर दे देते होंगे। तो ऐसे करके कुछ ट्रेड इनमें रहा होगा। अब हम अभी तक हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ पाए हैं और शायद ना पढ़ पाए, लेकिन जो मीसोपोटामियन टेक्स्ट हैं वो तो हमें पता है। जो मीसोपोटामियन टेक्स्ट हैं वो एक जगह को रेफर करते हैं जिसका नाम है मगन, जहां से कॉपर आया करता था। और perhaps the name for Oman and interestingly enough copper found। अब देखिए मीसोपोटामिया का टेक्स्ट है, हमें पता चल चुकी है स्क्रिप्ट, वो वहां उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें मगन जगह की बात हो रही है जहां पे कॉपर मिलता था और मगन जगह का नाम ओमान। तो इसका मतलब कि बात सही है कि यहाँ पे कॉपर तो था और ट्रेड भी होता था। आगे समझते हैं। Perhaps a name for Oman, and interestingly enough, copper found at Mesopotamian sites also contain traces of nickel। जो आपको निकल के ट्रेसेस मीसोपोटामिया में मिले हैं वही निकल के ट्रेसेस आपको हड़प्पा में मिल रहे हैं, और वो सब कुछ आ कहां से रहा है, एक मगन जगह जिसे ओमान कह रहे हैं। इसका मतलब ओमान से ट्रेड होता था कॉपर का। ये तो एक बात है। दूसरी चीज, हड़प्पा की जो सील्स हैं, जो हड़प्पा के वेट हैं, हड़प्पा के जो मोती हैं, वो in this context it is worth nothing that Mesopotamian texts mention the contact region name दिलमुन। एक और जगह का मेंशन किया जाता है दिलमुन। दिलमुन आज की डेट का बहरेन है। मगन एंड मिलुआ पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। अब एक और जगह का नाम हो रहा है मगन, तो हम समझ गए ओमान। तो देखिए थोड़ा सा नामों में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये समझ लेते हैं। एक नाम आ रहा है मगन, ये तो हम क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा एक और जगह का नाम आ रहा है दिलमुन, जो का शायद आज के टाइम का बहरीन हो सकता है। इसके अलावा एक और जगह का नाम मेंशन हो रहा है, वो है मेलुआ। मेलुआ क्या है? पॉसिबली हड़प्पा रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये तीन जगहों की बात हो रही है। तो अगर आप मेलुआ की बात करो, पॉसिबली हड़प्पा रीजन, और वो ये कह रहे हैं कि जो मेलुआ के प्रोडक्ट्स थे, कार्नियल, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड, काफी अलग अलग तरीके की लक्कड़, वो सब यहाँ से लाई जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि जब हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात की थी तो हमने यही सारी चीजें हमें हड़प्पा से मिली थी। और मीसोपोटामियन मिथ्स मीसोपोटामियन मैं ये बोल क्यों नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, says of Melua, may your bird be the Haja bird, may its call be heard in the royal palace। तो some of the archaeologists think कि जो ये हाजा बर्ड की बात हो रही है ये पिकॉक की बात हो रही होगी। श्योर नहीं है बट शायद पिकॉक की बात हो रही होगी। और कम्युनिकेशन जो ओमान के साथ, बहरेन के साथ या मीसोपोटामिया के साथ होता था वो सी के थ्रू होता होगा। ये हमें मीसोपोटामियन टेक्स्ट जो मेलुआ रेफर करते हैं वो एज अ सी फेयरर्स भी दिखाता है। और हमें एक सील भी मिली है जिसपे शिप बनी हुई है और बोट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, आपकी बुक में भी एक सील है, इसके ऊपर बोट बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि उनको बोट के बारे में तो पता था, और अगर उनको बोट के बारे में पता था और सी वहीं पे है, इसका मतलब कि ट्रेड सी के थ्रू भी हो सकता है,
कम्युनिकेशन भी रहा होगा। तो अभी तक हमने क्या समझा? पहले तो हमने कुछ ऐसे रीजन्स देखे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के आसपास है, जैसे कि खत्री रीजन की बात की हमने साउथ इंडिया की बात की जहां से कॉपर और सोना आता होगा। इसके बाद हमने ओमान की बात की और हमने मेसोपोटामिया के टेक्स्ट को भी समझा, क्योंकि हमें हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो नहीं पता लेकिन हमें मेसोपोटामियन टेक्स्ट तो पता है। तो उनसे भी हमें पता चला कि यहाँ से ट्रेड तो होता होगा। अब सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स की बात करते हैं। सील्स एंड सीलिंग्स जो यूज की जाती थी वो क्यों यूज की जाती होंगी? ताकि जो दूर दूर तक चीजें भेजी जा रही हैं उनके कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर चीजें सेफ पहुंच रही हैं कि नहीं हो रही, कौन भेज रहा है। एक सील से आपको क्या पता चलेगा कि किसने भेजी है और कहाँ से ये आई है। तो कुछ चीजों के लिए सील्स बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप में यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर से दिया हुआ है कि आप एक बैग, सपोज आप कुछ सामान आपने किसी को भेजा, आपने उसके ऊपर एक सील लगा दी, सपोज मड की आपने एक सील लगा दी, तो ये यहाँ से लॉक हो गया। अब अगर ये किसी के पास ऐसे ही प्रॉपरली अटैच्ड पहुंचे, इसका मतलब कि इसे किसी ने छेड़खानी नहीं की, ये प्रॉपरली पहुंचा है, इसका मतलब ये सेफ रहा है, ये एज इट इज आया है आपके हाथ में। लेकिन अगर आपको ये खुला हुआ मिल जाए, इसका मतलब इसे किसी ने छेड़ा है और ये बिल्कुल सेफली आपके हाथ में नहीं आया है। तो इसीलिए सील्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें सील से ये भी पता चलता है कि ये किसने भेजी है, आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, जो भेज रहा है उसकी क्या आइडेंटिटी है वो भी हमें सील्स के थ्रू पता चलता है। एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, हड़प्पन जो सील्स हैं वो एक लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग, अब आप सील में देखोगे तो ऊपर कुछ लिखा है, तो शायद क्योंकि पता नहीं है क्या लिखा है तो माना जाता है कि नाम और जिसने भेजा है उसका टाइटल लिखा गया होगा। स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि उसके नीचे जो ये एनिमल बना हुआ है इसका भी कुछ मीनिंग होगा, और इसका मीनिंग ये हो सकता है उनके लिए जो पढ़ नहीं सकते। जो लिटरेट है वो तो ऊपर वाला निशान जो ये सिंबल्स हैं इससे समझ जाएंगे, लेकिन जो पढ़ लिख नहीं सकते वो इस एनिमल के निशान से समझ जाएंगे। काफी इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो शॉर्ट हैं। लॉन्गेस्ट जो इस इंस्क्रिप्शन है उसमें 26 साइंस हैं। देखो जो उनकी स्क्रिप्ट है उसमें वर्ड्स नहीं, सिंबल्स बने हुए हैं, कोई ऐसा सा ऐसे सिंबल्स हैं उनकी स्क्रिप्ट्स में। तो ऐसे 26 साइंस वाली हमें लॉन्गेस्ट मिली है इंस्क्रिप्शन। ऑल्दो ये स्क्रिप्ट आज भी अनडेसिफर्ड है, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा है, अल्फाबेटिकल नहीं है, ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स इतने सारे हैं 375 से लेके 400 तक कि हम पहचान नहीं सकते। जैसे हमारे ABC हैं तो वही रिपीट होते रहेंगे, लेकिन वहां पे सिंबल्स इतने सारे हैं कि हम समझ भी नहीं पाते हैं। और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। जैसे आप लोग ABCD लिखते हैं तो आप कैसे लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई है। अब ये बात कैसे पता चली? ये इसीलिए पता चली क्योंकि जब आप शुरू में लिखना शुरू करते हो तो आप बहुत अच्छे से लिखते हो, लेकिन जाते जाते आपकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब होती जाती है। तो इस तरीके से समझ आ जाता है कि अच्छा आपने शुरू यहाँ से किया और यहाँ से ऐसे आपकी स्क्रिप्ट गई होगी। तो इसी तरीके से द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज some seals show a wider spacing on the right and cramping की जगह नहीं बची तो घुसा घुसा के लिखना है तो वो लेफ्ट तक घुस घुस करके हौच पौच करके लिखा हुआ है। अगर एनग्रेवर बिगन वर्किंग फ्रॉम राइट एंड देन रैन आउट ऑफ स्पेस, क्योंकि मैंने कहा ना उनके पास जगह नहीं बची और उनको काफी कुछ लिखना है तो उन्होंने छोटा छोटा करके लिखने की कोशिश की है। काफी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिन पे राइटिंग्स हुई भी हैं। अब राइटिंग का मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे तभी राइटिंग्स लिखी गई हैं। सील्स पे जैसे हमने ऊपर एक सील देखी तो उस पे भी लिखावट है। कॉपर के जो औजार मिले हैं हमें उन पे भी लिखावट है।
जार्स पे लिखा हुआ मिला है, कॉपर पे मिला है, टेराकोटा की जो टैबलेट्स मिली हैं, ज्वेलरी मिली है, बोन्स मिली हैं, इन सब पे हमें लिखावट मिलती है, काफी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि वहां पे लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं वेट्स की। वेट्स क्या है? तोलने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तोलने के लिए से हमने सील्स में देखा था कि एक पत्थर बड़ा कॉमनली, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, वो है स्टेटाइट। तो इस तरीके से वेट्स में आपको जो पत्थर याद रखना है, नाम है, वो है चर्ट। यूजुअली जो वेट्स होते थे वजन, वो चर्ट के बनाए जाते थे। ये क्यूबिकल होते थे और इन पे कोई मार्किंग नहीं होती थी। लोअर डायमेंशन ये उनके वजन के डायमेंशन दिए गए हैं। तो ज्यादा बड़े पत्थर हमें नहीं मिले हैं वेट्स के। तो ये माना जा सकता है जो छोटे वजन वाली चीजें हैं वो हमें ज्वेलरी, बीड्स, क्योंकि छोटे छोटे मोती हैं या गहने हैं, उनमें ज्यादा आपको 10 किलो 20 किलो का वजन नहीं चाहिए। तो छोटे छोटे जो वजन मिले हैं वो शायद इन चीजों के होंगे। हमें एक तराजू भी मिला है। जैसे आप आजकल सब्जी बेचने वालों के पास तराजू देखेंगे, वैसा तराजू भी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के वक्त मिलता है। तो अभी हमने 2 पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला हमने ये पॉइंट कवर किया, पहले हमने ये पॉइंट कवर किया कि जो ये सील्स हैं ये क्यों जरूरी हैं। वेट्स, चर्ट याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात की ट्रेड की और जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट की, कि ये कहाँ से होता था। हमने खत्री रीजन जो राजस्थान में है उसकी बात की, और हमने मीसोपोटामिया और हमने ओमान के साथ भी ट्रेड की बातें की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कवर किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम एंशियंट किंग्स कि वहां पे इतना सब कुछ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था, तो क्या हड़प्पा में कोई किंग था या सब अपने आप ही हो रहा था, और क्या इस सिविलाइजेशन में हुआ कि ये खत्म हो गई। तो उस मिस्ट्री को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई जो इतने अच्छे से ट्रेड कर रही थी सी से, ऑर्गेनाइज ब्रिक्स थी, इतने अच्छा वेल प्लान था सब कुछ, तो ये कहाँ गायब हो गई। तो अगला चैप्टर का जो आपका इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगी, पार्ट 5 होगा, एंड ये चैप्टर हम पूरा खत्म कर देंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री क्लास 12th को ईजी बनाना ही सक्सेस माइंडसेट का एम है। बाय, टेक केयर।